नमस्कार। खबर फास्ट पर चुनावगढ़ से लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बड़ौदा का उपचुनाव अब बहुत ही रोमांचक हो गया है क्योंकि चुनाव प्रचार अंतिम पड़ाव में आ चुका है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। यहां तक कि खुद कैंडिडेट भी मैदान में उतरकर अपने लिए जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। और बड़ौदा से हमारे सहयोगी अरुण शर्मा लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। फिलहाल उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त से खास बातचीत की है, सुनिए। बड़ौदा का रण और बड़ौदा का दंगल, ये दोनों आज के दिन जो है पूरे देश में और पूरे देश की सियासत बिहार चुनाव के बाद सीधी टिकी है हरियाणा के इस एक हलके पर। और क्या होने वाला है यहाँ पर ये कोई नहीं जानता, लेकिन सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। मेरे पीछे जो ये अखाड़ा आप देख रहे हैं, यहाँ पर योगेश्वर दत्त अपने सभी साथियों के साथ प्रैक्टिस करते रहे और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और अब एक नई आने वाली पौध यहाँ से वो तैयार कर रहे हैं अपनी इस अकेडमी से। योगेश्वर दत्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि इस अखाड़े में और राजनीतिक अखाड़े तक का जो सफर है वो उनका किस तरीके से रहा है। योगेश्वर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राम राम। एक बात बताएं कि इस अखाड़े से राजनीति के अखाड़े तक का ये सफर जो है वो एकदम क्योंकि आपका हुआ और एक साल में ही दूसरा चुनाव आपको लड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये कैसा सफर पूरा का पूरा? देखिए, मेरा जो कुश्ती जीवन है वो बहुत शानदार रहा है, अच्छा रहा है। हाँ, संघर्ष बड़ा जरूर रहा है क्योंकि काफ़ी बीच में इंजरी हुई और सबकी ज़िंदगी में संघर्ष तो होता ही है, पर बहुत अच्छा रहा है। भगवान की दया से, लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से ओलंपिक मेडल जीता, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीते और बहुत से मतलब सम्मान, हर सम्मान मिला, पद्म श्री मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड। उसके बाद अभी राजनीति में मुझे आए 1 साल हुआ है बस, और ये दूसरा चुनाव है और इसमें भी काफ़ी अनुभव हुआ है। लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याओं का पता लगा है और समस्याएं दूर करने की कोशिश भी की और समस्याएं दूर हुई भी हैं। चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सड़कों की हो, गलियों की हो, हर समस्या दूर करने की हमने कोशिश की है। तो ये कि कुल मिला के यहाँ पे अभी तक का जो मेरा अनुभव है, जो सफ़र है, ये भी अच्छा रहा है। ये एकदम से आना, ये कहाँ से एकदम क्लिक क्या था कि अब पहलवानी बहुत हो गई, अब यहाँ जाते हैं? या इस पहलवानी के बाद देखिए, मैं पुलिस में था, डीएसपी नौकरी 10 साल हो चुके थे और पर जो यहाँ की समस्याएं थी पुलिस में रहते हुए दूर नहीं हो सकती थी। चाहे वो खेल की बात करूँ या आप शिक्षा की बात करो या आप क्योंकि पूरा ग्रामीण एरिया है, या पानी की, बिजली, कुछ भी बात करो। और फिर मैं कुछ यही था कि कुछ लोगों के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जहाँ से हम निकल के आते हैं वहाँ पे अगर उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की हमने कोशिश, जो मैंने बताया, वो समस्या दूर करने के लिए राजनीति में मैं आया था। वो समस्या दूर हुई भी हैं। 2019 के चुनाव के बाद से अब 1 साल एक्टिव रहे आप पूरे एरिया में? पूरा क्योंकि 2019 में कुल 15 दिन का टाइम मिला था हमें, उसमें बहुत कम मार्जिन से हमारी हार हुई थी। और अगर उस टाइम पे भी 1 महीना पहले हमें राजनीति पे आती तो बात अलग होती। और उसके बाद चाहे कोरोना काल हो, चाहे वो हर जगह हम कोरोना काल में भी हर घर, तकरीबन घरों तक, गरीब परिवार तक पहुँचे हैं। जिनको जैसी मदद की जरूरत थी वो मदद हमने पहुँचाई है। और वो यही है कि भाई हमारा एक परिवार है, पूरा समाज मेरा परिवार है, हर घर मेरा परिवार है। हमने कोरोना काल में वही काम किया कि जिसको जिस तरीके की भी परेशानी है वो परेशानी दूर करने की कोशिश की है और मैं पूरे साल एक्टिव रहा। अच्छा, आपने पहले कहा कि यहाँ की समस्याएं दूर हो सकें तो उसके लिए आप काम कर सको। अभी 1 साल भी आपने एक्टिव एक पॉलिटिशियन होने के नाते काम किया, देखा, समझा। क्या समस्याएं हैं इन चौवन गाँव में कि जिनके लिए लोगों को वोट देना चाहिए योगेश्वर दत्त? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का बीजेपी पार्टी ज्वाइन मैंने इसलिए की कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित था, उनकी नीतियों से, जो विश्व स्तर पर उन्होंने जो हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बनाई है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो यहाँ पे ईमानदारी से काम किया है। नौकरियों की बात करो आप, यहाँ पे अपना पैसा लगता है नौकरियों में, ना सिपास लगती है। जो योग्य बच्चे हैं, जो मेरिट पेज पे बच्चे लगते हैं। और उसके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में आने का मेरा यही था, एक ईमानदार और सबसे पहले देश ही था, देश है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसके बाद मैं 1 साल में यहाँ पे बड़ौदा हल्के में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। मुख्यमंत्री से मिलकर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की बात की कि जी बड़ौदा में एक भी कॉलेज नहीं है। ये मैंने इससे पहले भी बात की थी, जब मैं राजनीति में नहीं आया था, मुख्यमंत्री की बात पहुंचा दी। उसके बाद में मिला कि बड़ौदा हल्का में एक भी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अभी रक्षाबंधन पे 2 गवर्नमेंट कॉलेज दिए हैं, एक मेरे गांव बैसवाड़ा में, एक बड़ौदा गांव में। उससे अलग बहुत पुरानी मांग थी, जनता बुटाना जो कॉलेज है बुटाना है, यूनिवर्सिटी बनाने की मांग। पिछले इलेक्शन में जब मैं, तब मैंने हर सभा में ये बात बोली थी कि इसको हम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। और अभी मुख्यमंत्री तक वो बात भी हमने पहुँचवाई थी। अभी ये
अभी जनता बूटाना यूनिवर्सिटी बनाया है, उससे अलग रोज। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो जगह तो है, वो तो हाँ IMT की बात थी। IMT के लिए रोजगार की बात आती है तो यहाँ पे IMT लेके आए हैं, जिसकी घोषणा हो चुकी है, जिसका काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और पीने पानी तकरीबन गांव में समस्या थी, हमने डीप ट्यूबवेल लगवाए हैं तकरीबन गांव में, किसी गांव में 2 हैं, किसी में 5 हैं, मतलब जिस गांव में लगे 2 या 3 लगे हैं, 5 मतलब खूब लगवाए। जहाँ भी जो जिस समस्या थी पानी पीने पानी समय दूर करने की कोशिश किया। यहाँ पे बड़ौदा हल्के में 8 गांव हैं हमारे, एक जो बारिश में जल भराव से डूबा के एरिए हैं, वो फसल खराब होती है। ये बनवासा है, कथूरा है, रेंडाना है, इधर एक 8 गाँव हो साइड के पड़ते, कड़पा है, ये छपरा है, पानी खड़ा होता है, फसल नहीं होती वहाँ पे, धान भी नहीं होते और गेहूँ भी नहीं होते। फिर अभी जैसे जब जल भरा हुआ डूबा का एरिया है तो हम तब जाए बोले थे कि इसका हम अभी अस्थायी समाधान करेंगे, पर अगले साल तक हम इसका स्थायी समाधान करेंगे। पर वो बात भी मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई। अभी बनवासा गांव में लगाओ कि जिसकी फसल बिल्कुल ख़राब होती थी, वहाँ पे 32 वो ट्यूबवेल लगे हैं चौवा तोड़ने वाले, जिससे पानी अंदर उसमें पानी, हाँ उससे अलग किस। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है वैसे, कि अगर जब आप बिना विधायक बने ही ये सब काम करवा रहे हो तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? कि चुनावी दंगल में क्यों? देखिए, आपको कुछ आवाज़ उठानी है, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आपको क्लास लगानी पड़ेगी। आप ये नहीं है कि बिना उसके क्लास लगानी पड़ेगी आपकी। और सरकार में हिस्सेदारी होना, सरकार में हम काम कराने, राजनीति में आना बहुत जरूरी है। वैसे हमारे जगह नहीं जा सकते। ये काम मैं राजनीति में आने से हुए हैं, मैं आपको बता दूं। नहीं आते तो इतने नहीं हो पाते। मैं अपने गांव के लिए चला जाता, किसी कोई मेरे पास आता उसके लिए चला जाता, इतनी पूरे हल्के की आवाज़। और फिर मैं पुलिस में था, पुलिस में तो आपको पता है कि बेल्ट की नौकरी में कितने कानून को देख के चलना पड़ता है, कितने रूल होते हैं जो हमारे वो करने पड़ते हैं, सिस्टम पूरा खराब फॉलो करना पड़ता है। अब राजनीति में आने के बाद हम आवाज़ तो बने हैं, हमारी आवाज़, हमने अपनी आवाज़ इस बड़ौदे हल्के की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है। वो चीज़ें करनी। एक बात और, क्योंकि आप अपनी सभाओं में कह रहे हैं और बीजेपी के जितने भी लोग आपके साथ हैं, जेजेपी के लोग हैं, वो सब ये कहते हैं कि सरकार के साथ चलो, अगर कमल खिलेगा तो विकास होगा। कमल नहीं खिलता है तब क्या विकास रुक जाएगा? देखिए, जो भी अब किसी गांव में कोई सरपंच है, उस गांव में आप कितने पैसे दे रहे हो, सरपंच अगर काम नहीं करेगा तो पैसा वापिस सरकार के पास जाएगा। ये बात आप मानते हो? अब जहाँ से जो विधायक पहले रहे हैं उन्होंने यहाँ की विकास की कोई बात ही नहीं की, यहाँ के लिए कोई काम नहीं ले गए, कभी सरकार के पास गए नहीं, मुख्यमंत्री जी के पास कभी गए नहीं। और यहाँ तो 10 साल जब कांग्रेस की सरकारी तभी विकास नहीं हुए। अभी हमने यहाँ पे कोशिश की तो कॉलेज आए हैं, 2 राइस मिल आए हैं यहाँ पे बड़ौदा हल्के में ही, 4 मॉडल संस्कृति स्कूल आए हैं। अब हम बात पहुँचाएंगे मुख्यमंत्री जी तक। मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है कि बड़ौदे का मेरे को पता था, पर मेरे को इतना नहीं पता कि इतना पिछड़ा हुआ है। कल खुद मैं मुख्यमंत्री जी ने बोला, यहाँ की आवाज़ कोई बढ़ाई नहीं, यहाँ के लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाई नहीं। वो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है ना। और यहाँ पे सरकार के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है भाई साहब, कि यहाँ की आवाज़ इस एरिया में, क्योंकि ये हालांकि पूरा ये पानीपत तक अच्छा एरिया और सारे ग्रामीण और गोहाना एक बीच में उसे एक लगता है, लेकिन वो भी विधानसभा से बाहर हो गया। आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। 2014 मोदी लहर के बाद भी कांग्रेस को ही लोगों ने चुन लिया। क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको लगता है जो हुड्डा परिवार की तरफ से जो जातिगत आधार पर जिस तरीके की बातें हो रही हैं, एक कोशिश हो रही है कि जातिगत आधार पर इस चुनाव को कर दिया जाए, आपको लगता है वो चीज़ें पहले से ही हावी थी? देखिए, वो चीज़ें पर यहाँ पे जैसे कि कांग्रेस की तो नीति देश को तोड़ने की रही है, और उसके बाद यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं कि भाई फूट डालो, राज करो, किसी न किसी कहीं पे धर्म पे वो जैसे हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट दिया था कांग्रेस ने। अब ये है कि भाई इनको जात पात में बांट के बस, क्योंकि इनको कुर्सी चाहिए। और यहाँ पे इस बार वो चीज़ चलेगी नहीं। बहुत अपने हरियाणा के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे से लड़ा के। पर इस बार यहाँ पे जाति पे नहीं, काम पे वोट पड़ेगी। और मैं तो हर जाति का हूँ, वो हमारे जगह बोलते भी हैं कि मेरी कोई जाति नहीं है, मैं तो हर जाति का हूँ, मैं तो हिंदुस्तान और इंसानियत मेरी जाति है। खिलाड़ी जब कोई खेल में आ जाता है तो उसकी कोई जाति बाती नहीं रहती, वो उससे नहीं, उससे भी अलग मत बोलता कि किसी भी कोई जाति है, कोई भी है। अगर आप किसी गांव में रहते हो, हर समाज के लोग उसमें रहते हैं। ये जाति में हम तो बंधे ही नहीं, और जाति में किसी को भी नहीं बनना चाहिए। अच्छा इंसान कहीं भी हो सकता है और बुरा इंसान भी कहीं भी हो सकता है। अच्छा, अभी ये सीधे तौर पर ये बात हो रही है कि जमींदार का नाम लेकर कोशिश में है कि बात हो रही है। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये भी है कि जमींदार जो मंडी में भी पहुंच रहे हैं, हम मंडी में भी गए थे तो वहाँ पे अभी भी जीरी मतलब दिन भर निकल जाता है, वो लेकर बैठे रहते हैं और दाम भी उतना पूरा प्रॉपर नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी रही। नहीं, देखिए MSP पे जीरी MSP तो जारी है, उसमें एक किस्म का धान है, बाकी जो किस्में हैं वो बिल्कुल वो लगे हैं। उसके अलग उसी के लिए मेरी कल मुख्यमंत्री ने बोला कि भाई हमने यहाँ पे
जो राइस मिल लगाई है वो इसीलिए लगाई कि हर उस दो जो दान कम जाता है वो उसकी भी यहाँ पे बिक्री हो, वो चीज़ें हैं। पर जैसे बाजरे की बात करोगे तो बाजरा 2150 के भाव जाता है। पहले यहाँ पे हरियाणा में कुल एक बड़ौदा में अब 6 मंडियाँ बाजरे के लिए लगती हैं, पहले एक भी नहीं थी। वो चीज़ किसानों के लिए चीज़ें हैं, और जहाँ पे भी सुधार करने की जरूरत होगी हम किसानों की आवाज़ हम बनेंगे, और उनकी जो भी मांग है, जो भी मतलब सुविधाएं देनी है, मेन चीज़ ये मंडी में भी हम गए भी, हम मंडियों में बाजरे की में भी धान की में भी, कि किसी को ऐसी सुविधा ना हो, हमने कोशिश भी की है वो। अच्छा, एक काम से संबंधित एक सवाल, फिर मैं कुछ सवाल राजनीति से जुड़े करूंगा। अभी जो आपने काफी सारे काम हल्के के बारे में गिनवाए कि आप लोग पहले ही कर चुके हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पाइपलाइन में हैं जो आने वाले समय में हो जाएंगी। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहले, अगर आप विधायक, आपको यहाँ की जनता चुनती है, अपना नुमाइंदा बनाकर चंडीगढ़ भेजती है, तो वो काम जो सबसे पहले होने चाहिए वो आपको क्या लगते हैं चौगुना? देखिए, काम तो बहुत सारे हैं, पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की। कहीं पीने के पानी समस्या है, कहीं नहरी पानी की समस्या है, कहीं हाँ कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। हाँ, वो चीज़ें हैं। खेल की बात हो, और यहाँ पे जैसे बीपीएल कार्ड की बात हो, तो हम जो भी जहाँ समस्या, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग है, हम हर समस्या को साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट से सारे काम होंगे नहीं। जैसे अब खेल का विभाग अलग है, शिक्षा का विभाग अलग है, एजुकेशन का अलग है, ये अलग अलग है, और अलग अलग हम काम देंगे। इसलिए सब इसमें मैं ये चीज़ है कि एक ही चीज़ पे फोकस करना है, यहाँ पे हर काम पे फोकस करना है, हर काम, हर समस्या हर दूर करने को। हम देख रहे थे आपकी एकेडमी में बहुत सारे बच्चे हैं, वो सारे आसपास के गांव से बच्चे सब आते हैं और सब यहाँ पर मुफ्त में ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखिए, लगभग 150 बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे प्रैक्टिस का और रहने का और कोई खर्चा नहीं है। लगभग 20 बच्चों को हमने स्पॉन्सर किया है, 20-25 बच्चे जो गरीब परिवार से हैं और अच्छे बच्चे हैं, तो उनको स्पॉन्सर किया हुआ है। और कुछ बच्चे बाहर से भी आते हैं, तकरीबन नज़दीक के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, कुछ यूपी के हैं यहाँ पे। और मेन चीज़ है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि देश का भविष्य निकले, यहाँ से ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन निकले। तो ये काम तो वैसे आप बगैर राजनीति में जाए भी जब समाज सेवा इस स्तर पर कर रहे हो, तो आपको लगता है कि राजनीति में आऊंगा तो मैं और बड़े स्तर पर ये कर पाऊंगा? और राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने अकेडमी पहले ही खोल दी थी जब राजनीति में नहीं आया था। मैं वही कह रहा हूँ, जब ये काम आप बगैर राजनीति में आए कर सकते हो, समाज सेवा, इससे बड़ा तो मुझे नहीं लगता। इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है, इसका राजनीति का कोई मतलब नहीं है। पर राजनीति में इससे अलग, इस अकेडमी से अलग मैं बताता हूँ कि अब मैं अपनी एक अकेडमी चलाता हूँ। राजनीति में आने के बाद में हम हर खेल पे ध्यान दे सकते हैं, और खेल में सुविधा के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हर खेल पे फोकस कर सकते हैं हम। चाहे राजनीति में हर चीज़ की हो गई। अब तो मैं अपने चलाता हूँ, पर्सनल तौर पे चलाता हूँ, इनको कोई सुविधा, हर सुविधा हम देने की कोशिश करें, दिला भी सकते हैं, क्योंकि 20-25 बच्चे हमने स्पॉन्सर करवा रखे हैं। पर वो हर खेल में तो हम नहीं कर सकते बिना उसमें। हाँ, वो चीज़ें हैं। इसलिए राजनीति में आगे आप हर फील्ड में काम कर सकते हो, अगर आपके मन में अच्छा है। और बिना राजनीति में आए वैसे आप इतना काम नहीं कर पाओगे। और अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं कर दूंगा, तो एक इंसान मेरे को बता सकते हो आप, कोई नहीं। अगर कोई बोलता है कि बिना राजनीति में मैं सारे काम कर दूंगा, तो वो झूठ बोलता है। एक बात और बताइए, अब राजनीति की थोड़ी बात करूं तो हुड्डा साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर ये सीट हम जीत गए तो मैं चंडीगढ़ में सरकार हिला दूंगा। चौटाला साहब भी, कल उनसे जब हमने बात करी तो बोले कि ये सीट हम जीत गए तो सारे विधायक भाग जाएंगे और फिर सरकार गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। ये क्या सोच? उनकी तो मनसा एक रहती है, लोगों मतलब गिराने की, तोड़ने की, जैसे समाज तोड़ दिया, देश तोड़ दिया, यही चीजें कि यहाँ भी तोड़ दे। और पहले उनका विधायक पहले यहाँ से कांग्रेस का ही था, तब हिला देते सरकार, तब क्यों नहीं लाई? आज 56 विधायक हैं बीजेपी जेजेपी गठबंधन में, और आज़ाद उम्मीदवार मिला, जितने हमारे आज़ाद उम्मीदवार उनको आज़ाद विधायक हैं उनको बनाएंगे, 56 हैं। वो तोड़, बस उनके मन में ये अपनी ये सोच बताते हैं कि हम तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। और हमारा मानना है कि हम जो मेरा जोड़ने का काम है, इस विरोधी दल को आगे बढ़ाने का काम है। यहाँ किसी की मुख्यमंत्री लड़ाई है ही नहीं, इस सीट से ना कोई मुख्यमंत्री बनता ना बिगड़ता। मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल जी रहेंगे। हाँ, पर ये विपक्षी है, इनका यही काम है कि लोग एक दूसरे लड़ाओ, अपनी कुर्सी बचाओ। बस ये कुर्सी के लिए लड़ते हैं, हम विकास के लिए लड़ते हैं, हम विरोधी दल के लिए लड़ते हैं। ये बस इनको अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। पिछली बार थोड़ा सा मार्जिन रह गया था, गांव भी साथ उतना नहीं दे पाया, आपको इस बार उम्मीद है? देखिए, पिछली बार मेरे गांव से हम दो प्रत्याशी थे, हमारे बड़े भाई भूपेंद्र मलिक जी जो जेजेपी से, तो मैं था, और दोनों बिल्कुल आधी वोट लेके हम गांव से निकले। इस बार एक हूँ मैं, और जेजेपी के, क्योंकि तो मैं बीजेपी जेजेपी दोनों पार्टियों का साझा उम्मीदवार हूँ। दोनों पार्टियों में मेरा बराबर का है, उनका ही मेरा पे उतना एक है। और भूपेंद्र हमारे जो बड़े भाई साहब, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कृषि बांगड़ जी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे दिग्विजय चौटाला जी आते हैं, आज दूसरे चौटाला जी का प्रोग्राम है, डॉक्टर अजय चौटाला जी आए थे। और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत जोश के साथ लगे हुए हैं, और इस बार तो उन्होंने ठाना कि यहाँ से कमल खिलाना है।
ये क्योंकि अभी मंडी की जो मैं बात कर रहा था तो किसान की पिपली का भी जिक्र आया और ये लोग पिपली का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इन्होंने लाठियां बरसा दी। दूसरा, कल हुड्डा साहब फिर बोले कि अगर मुख्यमंत्री को राजनीति छोड़नी है तो वो मंडियों का दौरा करके आ जाएं। इस पर बता दीजिए, फिर मैं अंत की तरफ बढ़ूँ। देखिए, दौरा पहले मुख्यमंत्री जी ने किए भी हैं, बात वो नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि अगर एमएसपी हटती है, मंडियां बंद होती है तो राजनीति में संन्यास ले लूंगा। ये हिम्मत दिखाई और लोगों को एक सच बताया कि ये ना तो एमएसपी खत्म होगी ना मंडियां बंद होंगी। पर उनका तो काम ये तो चाहते ये हैं कि कोई नेता ना, काम करने वाला कोई नेता हरियाणा में ना बचे और हम अपनी रोटियां सेकते रहें, लोगों को बरगलाते रहें और अपनी कुर्सी बचाते रहें। चलिए, एक आखिरी सवाल। पहलवानी जब एक्टिव कर रहे थे तब तो आराम से सोने का भी वक्त मिलता था, लेकिन ये चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके की व्यस्तता है ये थोड़ा परेशान करती है। मैं राजनीति में आते ही ये बिल्कुल ठीक। मैं जब कुछ पहलवानी करता था तो लगभग कम से कम 8 से 10 घंटे में सोता था, 6 घंटे ट्रेनिंग करता था, क्योंकि राजनीति में आने के बाद दिन में सोना बंद हुआ है मेरा। और नींद मतलब तो 5 या 6 घंटे, 24 घंटे 5-6 घंटे की नींद लेता हूँ मैं। मतलब 3-4 घंटे मेरी नींद कम हुई है। पर कोई इफेक्ट महसूस करते हैं कि ये नहीं अब नहीं, कोई नहीं, क्योंकि हम अपने शरीर को जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं और हम देसी खाना खाते हैं। कोई हम ये नहीं है कि भाई बीड़ी सिगरेट होका ये कुछ पीते नहीं, ना ड्रिंक करते, बड़ा अच्छा खाते हैं और ये चीज़ें एडजस्ट हो जाती है। अब नींद अब जैसे चुनाव प्रचार में तो कुल 2 ही घंटे सोते हैं, पर एक तो मन में कुछ अच्छा करने की वो रहती है तो एनर्जी भगवान अपने आप दे देता है। तो इस बार फिर सबको चित करना है। देखिए, यहाँ पे किसी मैं बोलता कि मेरे यहाँ पे किसी प्रतिद्वंदी नहीं है कोई मेरा यहाँ पे। हमारी तो लड़ाई एक चीज़ से है बस कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दूर करनी है, विकास की लड़ाई लड़नी है, बड़ौदे हल्के की लड़ाई लड़नी है, बड़ौदे हल्का जो आज तक कितना पिछड़ा हुआ था उसको आगे लेके जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश्वर, आपने समय निकाला और हमसे बात करी इतने व्यस्त पूरे स्केड्यूल से। तो ये थे योगेश्वर दत्त और उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों मिलकर इस बार जो है वो ज़्यादा वोट जो है वो जुटा लेंगे। ये आंकड़ा और ये समीकरण जो है दोनों ही पार्टियां लगा रही हैं और ये खुद एक कैंडिडेट होने के नाते भी पूरा ये समीकरण लगा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई जनता जो इस बार है वो काम के आधार पर वोट देगी या फिर नाम यहाँ पर ज़्यादा हावी रहेगा, जिसका लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो छोटे मुद्दे हैं, जो यहाँ के मूलभूत जो आवश्यकताओं से जुड़े हुए मसले हैं, उन पर किसी भी पार्टी का अभी तक कोई ध्यान नहीं है। तो क्या जनता उनको ध्यान में रखकर वोट डालेगी या फिर किसी बड़े व्यक्तित्व की छवि के आगे वो कहीं ना कहीं वोट जो है अपना उस छवि को देखते हुए ही अपना वोट दे देगी। देखना है 3 तारीख को जनता के मन में क्या रहता है जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे। लेकिन इस पूरी लड़ाई में इतना ज़रूर है कि लड़ाई कांटे की है, टक्कर है ज़बरदस्त और पूरा दिलचस्पी मुकाबला हो गया है। और ये भी माना जा रहा है कि इस बार लोग पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं और इस बार वोट परसेंटेज तो यहाँ का बढ़ेगा ही, उसके अलावा यहाँ कांटे की टक्कर भी उसके साथ साथ बढ़ती चली जाएगी।